स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर 1 की कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके की पावर शेयरिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है। पावर शेयरिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसे समझने के लिए फेडरलिज्म को समझने के लिए पावर शेयरिंग का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा। हमने श्रीलंका एंड बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना करने की वजह से क्या कंसिक्वेंसेस हमको देखने के लिए मिले, और किस तरीके से बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग करने की वजह से हमें किस तरह के कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिले। तो बेल्जियम के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर हमको स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ी, कुछ पावर हमको स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ी। ये बेल्जियम मॉडल के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा रूल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर हमको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देनी पड़ी। और हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जब बात करी थी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जब हमने बात करी, तो हमने वहां पर एक फॉर्म के बारे में पढ़ा कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, state government and local government, this is called vertical power sharing. This is called vertical power sharing. तो पावर को डिवाइड करना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। कि पावर को हमने डिवाइड कर दिया सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मतलब कि हमारे पास एक स्टेट था, उसकी जो पूरे ऑल ओवर द नेशन स्टेट, ऑल ओवर द नेशन और कंट्री के ऊपर जो रूल कर रही है वो थी हमारी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जितने सारे छोटे छोटे स्टेट्स है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उस कंट्री की, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट है जिसको हमने नाम दिया स्टेट गवर्नमेंट। और जब पावर को डिवाइड कर दिया गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और छोटे छोटे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, बोले तो स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। हम समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब ही पावर शेयरिंग होता है, कि पावर को शेयर कर देना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अगर पावर शेयरिंग ना हो तो फेडरलिज्म ना होगा। अगर फेडरलिज्म में करना है तो पावर को हमें शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका बेसिक मतलब ही पावर का शेयर करना है। तो दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। और जिसको हमने बेल्जियम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। और ये जो सेंट्रल फेडरलिज्म के अंदर हमने बात करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दी गई, तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई रूल इम्पोज नहीं कर सकती, उसको फोर्स नहीं कर सकती किसी रूल को इम्पोज करने के लिए, क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द नेशन के बारे में बात कर रही है, उसको अपना एक बेटर नेशन बनाने में मदद कर रही है। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है, और वो अपने रूल्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, जिससे उसका स्टेट एक बेटर वे में शेप हो सके। मतलब कि दे बोथ दिस बोथ गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई तरह का फोर्स नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म को, हमने मतलब समझ लिया कि किस तरीके से फेडरलिज्म को कंट्री के अंदर लागू किया जाता है और क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का, और किस तरीके से फेडरलिज्म पावर शेयरिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमने अभी तक के चैप्टर में ये समझा। अब हम बात करने वाले एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट की, जो कि होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। जो कि क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। इस यूनिटरी गवर्नमेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी सिन्हाला स्पीकर्स ने अपनी एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाई। मतलब कि ऑल ओवर द नेशन, वहां पर केवल एक ही गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है। ऑल ओवर द नेशन एक ही सुपीरियर गवर्नमेंट है जो कि रूल कर रही है, और पूरे
कंट्री के लिए रूल्स को इम्पोज कर रही है। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट तो है, एक सुपीरियर सेंट्रल गवर्नमेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी स्टेट गवर्नमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रही है। बट जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली रिलायबल है, डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। वो अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई और इम्पोज नहीं कर सकती है। ये है एग्जाम्पल यूनिटरी गवर्नमेंट का। जैसे हमें कंडीशन देखने के लिए मिली श्रीलंका के अंदर कि वहां पर सिन्हाला स्पीकर जो कि मेजोरिटी थे, वो सुपीरियर एक्ट कर रहे थे पूरे ऑल ओवर द नेशन के ऊपर, और माइनॉरिटी जो कि थे तमिल स्पीकर्स, उनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स इम्पोज करे गए, उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी वजह से सिविल वॉर जैसे कंडीशंस हमको देखने के लिए मिले। तो ये होता है एग्जांपल यूनिटी गवर्नमेंट का। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर हमें दो चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, या तो पूरे सेंटर पूरे नेशन के ऊपर एक ही गवर्नमेंट का राज हो, मतलब कि पूरे कंट्री पे ऊपर एक ही गवर्नमेंट है जो कि सुपीरियर है, रूल कर रही है, या फिर उस पूरी कंट्री के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है और छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, पर ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई और इम्पोज नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड फेडरल का डिवीजन हमें देखने के लिए मिला कि फेडरलिज्म में होती तो कंडीशन यही है कि यहाँ पर एक सुपीरियर पावर होता है और एक होते हैं छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट्स, पर वहां पर दोनों ही चीजें ना आपस में इंडिपेंडेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसा रूल इम्पोज नहीं कर सकता फोर्सफुली कि उसको ये रूल्स को इम्पोज करना ही होगा अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये दे बोथ आर इंडिपेंडेंट होती इच अदर, और दोनों ही अपने पावर्स को कंप्लीटली एंजॉय करती हैं और अपनी कंट्री को अपने स्टेट को आगे बढ़ाने में मदद करती है। हमने अभी तक फेडरलिज्म का मतलब समझा कि किस तरीके का मतलब होता है फेडरलिज्म का, ये किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है इन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब हम बात करना चाहते हैं कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि हम किस तरीके की गवर्नमेंट को एक फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं जब वो इस तरीके की कंडीशंस को फॉलो करती है, तो उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं इट इज दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज अ फेडरल गवर्नमेंट। मतलब दे आर मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जब किसी गवर्नमेंट में दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं, उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब कि वहां पर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट देखने के लिए मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट देखने के लिए मिल रही है, और सम ऑफ द कंट्री जैसे कि इंडिया के अंदर हमको लोकल गवर्नमेंट भी देखने के लिए मिलती है। तो मतलब कि जिस गवर्नमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, या फिर वो एक फेडरल कंट्री है, या फिर वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रही है। दूसरी चीज, ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास अपना एक स्पेसिफाइड एरिया होता है। क्या होता है? एक होता है एरिया। हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास अपना एक स्पेसिफाइड एरिया होगा जो अपना एक लीगल अथॉरिटी को कंसिस्ट करता होगा, मतलब कि उस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उस एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपना रोल प्ले कर सकती है। वो उस एरिया से अगर बाहर जाती है तो वो सर इलीगल प्रैक्टिस मानी जाएगी। तीसरी चीज, जुडिक्शंस मस्ट बी स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एरिया को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब कि उस एरिया की अपनी एक लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। फोर्थ चीज, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बी चेंज यूनिलेटरी, कंसेंट इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज लाना चाहते हैं तो एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट उसे अकेले नहीं चेंज कर सकती है, वहां पर हमको दोनों या फिर जितने भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है उनसे कंसेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर हमको यूनिलेटरल चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा कि केवल एक ही हाथों में पावर को दे दिया गया है जिससे वो रूल्स को इम्पोज कर रही है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर रही है, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर रही है। वहां पर हमको हर तरीके के लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी लेवल उस कंट्री के अंदर प्रेजेंट होंगे, सबका कंसेंट लेना जरूरी है, जिससे एक बेटर वे में एक आउटकम्स निकाला जा सके
और वो कंट्री के लिए वेलफेयर भी देखने के लिए मिले। फिफ्थ हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अंपायर। अगर किसी भी एक लॉ को या किसी भी रूल को इम्पोज कराने के लिए कंट्री के अंदर दो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहां पर जो हाईएस्ट कोर्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो एक्ट करेगा ऐसे अंपायर कि दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स को इजिली सोल्व किया जा सके। सिक्स चीज, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल स्पेसिफाइड टू सपोर्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इसका अपने पास एक स्पेसिफाइड एरिया है, उनको जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब उनको सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो का फिक्स होगा। हर लेवल को अपना एक फिक्स अमाउंट मिलेगा अपने कंट्री या फिर अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, एक वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। लास्ट स्टेज हमको देखने के लिए मिलती है कि फेडरल गवर्नमेंट का बेसिकली दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास अगर किसी कंट्री को हम कह रहे हैं इट इज अ फेडरल कंट्री, तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो केवल दो ही होगा, टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के अंदर यूनिटी बनी रहे, किसी भी हाथ में मेजोरिटी ना जाए और किसी भी हाथ में माइनॉरिटी ना जाए, हर चीज इक्वली शेयर हो, जिससे इक्वालिटी भी प्रमोट हो और यूनिटी भी प्रमोट हो। दूसरी चीज, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है फेडरल गवर्नमेंट का, वो है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जितनी भी सारी डाइवर्सिटी, चाहे वो हमारे कल्चर के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, हम उसको अकोमोडेट कर पाए, जिससे हम श्रीलंका जैसी चीज कंडीशंस को अवॉइड कर पाए कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिली कि सिन्हाला स्पीकर्स जो कि मेजोरिटी थे वो माइनॉरिटी के ऊपर ऐसे रूल्स को इम्पोज कर रहे थे जिससे हमको सिविल वॉर जैसी कंडीशंस देखने के लिए मिल रही थी। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म अपना रोल प्ले करती है जिससे हम पावर को इक्वली शेयर किया जा सके बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का एक्चुअल मतलब समझा, उसके की फीचर्स के बारे में बात करा कि किस गवर्नमेंट के अंदर क्या ऐसी चीजें होती हैं कि हम उस गवर्नमेंट को एज अ फेडरल गवर्नमेंट कंसिडर करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइप हमको देखने को मिलता है वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब कि स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जो अपनी अपनी एक पावर कंसिस्ट कर रहे हैं, इस स्टेट की अपनी एक पावर है, इस स्टेट की अपनी एक पावर है, वो आपस में मिलकर दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री, टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री। दिस टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल जो हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपनी एक पावर कंसिस्ट कर रहे थे, ओवरऑल कंप्लीटली पावरफुल थे, बट वो आपस में मिले और उन्होंने एक ओवरऑल कंट्री बनाई विच इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा टाइप जो हमको देखने के लिए मिल रहा है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, होल्डिंग टुगेदर, वी आर होल्डिंग समथिंग। कंट्री वॉज ऑलरेडी टुगेदर, कंट्री ऑलरेडी टुगेदर थी, कंट्री ऑलरेडी यूनिटी में थी, बट वहां पर हमको डिफरेंट डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिली। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, कुछ लोग गुजराती थे, कुछ बंगाली थे, कुछ मराठी थे, कुछ यूपी से बिलोंग कर रहे थे, कुछ बिहार से बिलोंग कर रहे थे। मतलब कि आपको लैंग्वेज की बेसिस पे, कल्चर की बेसिस पे या फिर किसी भी अनदर बेसिस पे हमको ना डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिल गई। क्या देखने के लिए मिल गई? डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिल गई। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए पावर को डिवाइड कर दिया गया। उस यूनिटी, उस ऑलरेडी टुगेदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस ऑलरेडी टुगेदर पावर को डिवाइड कर दिया गया टू मेंटेन द यूनिटी बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स। जब एक ऑल ओवर द कंट्री जो ऑलरेडी यूनाइटेड होती है, जब उसको डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्या कर दिया जाता है? डिवाइड किया जा सकता है। किस बेसिस पे? कि उस कंट्री के अंदर यूनिटी मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रीजनल डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमको श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिला कि उन्होंने ना पावर को डिवाइड नहीं किया, उन्होंने रीजनल डाइवर्सिटीज को या फिर उन्होंने लैंग्वेज की बेसिस पे जो उनके अंदर जो डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिली, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन हमको देखने के लिए मिली।
इसलिए इसका एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है फेडरल गवर्नमेंट का, वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, जहां पर एक ओवरऑल कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द स्मॉल स्मॉल चंक्स टू मेंटेन द यूनिटी, to maintain the unity. This is called holding together federation.